नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम। तो आज की हम शुरुआत करेंगे सर्वे ऑफ रीजनल किंगडम्स, तो क्षेत्रीय राज्यों का सर्वेक्षण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैदराबाद के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, जो फाउंडर जो थे अशफ जहां हाउस ऑफ हैदराबाद के, ये किलिच खान पॉपुलरली नोन एज निजाम उल मुल्क जो है इसके जो है फाउंडर थे। तो आपने ध्यान में रखना, हैदराबाद के जो अशफ शाह घराना था इसके संस्थापक जो है किलिच खान था, और किलिच खान को जो है निजाम उल मुल्क भी जो है बोला जाता है। तो एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हु फाउंड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो आपने ध्यान में रखना, ये जो है निजाम उल मुल्क के द्वारा जो है इसको जो है सेटअप किया गया था, इसको जो है स्थापित किया गया था। और देखिए ये जो आइडिया था ये जुल्फिकर जो है खान का था। इनके द्वारा जो है सबसे पहले जो है ये कंसीव किया गया था आइडिया कि एक स्वतंत्र जो है राज्य जो है डेक्कन में होना चाहिए। और डेक्कन प्लेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपके साउथर्न इंडिया में है, पश्चिमी सॉरी दक्षिणी भारत में है, और ये जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो स्थित है, साउथ ऑफ दी नर्मदा रिवर। और इसके नॉर्थ में जो है सतपुरा और विंध्या रेंजेस जो है लोकेटेड है। तो ये मैप में मैं आपको एक बार बता देता हूँ डेक्कन प्लेटो के बारे में। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है इस तरफ। तो चाइना में आप ये इस तरह से देख सकते हैं, तिब्बतन प्लेटो है, उसके नीचे हिमालयाज हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो इनके बीच में देखिए ये जो रीजन जो बाउंड है ये हमारा डेक्कन प्लेटो है। और विंध्यांस जो रेंज है ये ऊपर है, उसके नीचे सतपुरा रेंज है, यहाँ पर थार डेजर्ट है और इंडस रिवर सिस्टम है। तो ये देखिए एनसीईआरटी की भी आप देख सकते हैं मैप को। ये ग्रेट हिमालय है सबसे ऊपर, उसका शिवालिक है, और सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रही इंडस। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो इंडस वाटर जो ट्रीटी है, इंडस जो वाटर संधि है, ये 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। एडिशनल थोड़ा सा नॉलेज, ये आप ईस्टर्न घाट्स देख सकते हैं, ये सॉरी वेस्टर्न घाट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये रही ईस्टर्न घाट्स। और ये बीच का ये जो रीजन है ये जो है आपका डेक्कन प्लेटो है, ये विंध्या रेंजेस है और ये जो है सतपुरा रेंजेस है। ये महानदी रिवर आप देख सकते हैं, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, बे ऑफ बंगाल में जाएगी। गंगा रिवर भी देखिए आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तापी और नर्मदा दो ऐसी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से होती हुई जाती हैं और गुल्फ ऑफ खम्बत में ये जो है गिरती हैं अरबियन सी में। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, कुछ जो है आपकी पश्चिम की तरफ जो है बहती हैं, और कुछ आपकी पूर्व की तरफ बहती हैं। जब हम ज्योग्राफी कवर करेंगे तो हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे। एक देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैप जो है भारत का थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैं आपके लिए देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, हल्का सा ये ब्लर है मैप, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मैप है। तो इसमें आप इस तरह से देख सकते हैं, ये कोरमंडल कोस्ट इसमें बताई गई है जो कार्नेटिक वाला रीजन है। और यहाँ पर देखिए मालाबार कोस्ट केरला के साथ यहाँ पर दिखाई है, काफी ज्यादा एरिया इसमें कवर किया गया। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, साथ में यहाँ पर ये हैदराबाद था, तो निजाम डोमिनेंट थी, ये निजाम ऑफ हैदराबाद भी जो बोलते थे, यहाँ के राजा को निजाम बोलते थे। इसके साथ साथ देखिए अब जो है आपको यहाँ यूपी वाले रीजन में जो है देखने को मिलेगा जनरली। थोड़ा सा आपको रीजन के बारे में जो है ध्यान होना चाहिए, कौन सा प्लेस जो है कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारे पास अवध। तो देखिए फाउंडर जो थे इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट ऑफ अवध, ये जो है सादत खान थे। तो सादत खान के द्वारा जो है स्वतंत्र रियासत अवध की जो है स्थापना जो है की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इन चीजों को आपने ध्यान रखना। और इनको देखिए पॉपुलरली नॉन जाना जाता है इनको बुरहान उल मुल्क के नाम से। तो बुरहान उल मुल्क के नाम से इनको जो जाना जाता है। तो आप देखना हैदराबाद को निजाम उल मुल्क के द्वारा जो सेटअप किया गया था, या किलीज खान से भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैच करने के लिए, लिस्ट 1 होगी उसमें इनका नाम लिखा होगा जैसे, और दूसरी लिस्ट होगी उसमें फाउंडर का नाम होगा। तो आपको दोनों ही नाम पता होने चाहिए। जैसे हैदराबाद में मैंने आपको बताया कि किलीज खान या निजाम उल मुल्क एक ही पर्सन के नाम है, तो उनके द्वारा हैदराबाद को जो फाउंड किया गया था। इसी प्रकार अब से रिलेटेड आपको या तो ऑप्शन में सादत खान भी हो सकता है या बुरहान उल मुल्क भी हो सकता है। तो दोनों दोनों आपने जो है याद रखने हैं। तो अब को जो है इनके द्वारा जो सेटअप किया गया था। और देखिए सादत खान जो एक शिया मुस्लिम थे, तो मुस्लिम भी शिया और सुन्नी में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है बंगाल। तो देखिए बंगाल के जो फाउंडर थे ये मुर्शिद कुली खान थे। तो इनके द्वारा स्वतंत्र बंगाल को जो है स्थापित किया गया था। और देखिए मुर्शिद कुली खान एक काफी जो है कैपेबल रूलर थे, ये जो है कि योग्य शासक थे। और इनके द्वारा देखिए बंगाल को क्या किया गया था, एक प्रोस्परस स्टेट बनाया गया था, एक जो है समृद्ध राज्य के रूप में जो है बंगाल को इनके द्वारा बनाया गया था। समृद्ध राज्य के रूप में बंगाल की जो इन्होंने जो डेवलपमेंट की थी। और देखिए 1727 में क्या होता है, जो मुर्शिद कुली खान होते हैं इनके जो बेटे थे शुजाउद्दीन, ये जो राजा बनते हैं। उसके बाद सरफराज खान जो है
और देखिए जो शुजाउद्दीन के बाद जो उत्तराधिकारी बने सरफराज खान, इनको 1740 में अलीवर्दी खान के द्वारा जो है मार दिया गया था। अलीवर्दी खान कौन थे आपके? ये डिप्टी गवर्नर थे बिहार के एट घेरिया में। तो इनके द्वारा देखिए सत्ता संभाल ली गई और अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट जो है घोषित कर दिया गया ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इन्होंने क्या कर दिया था, खुद को मुगल सम्राट से जो है खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो थोड़ा सा हमने ध्यान जरूर रखना है। बंगाल को जो है मुर्शिद कुली खान के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बाद में अलीवर्दी खान के द्वारा जो है बंगाल को कैप्चर कर लिया गया था और मुगल एम्पायर से, मुगल सल्तनत से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। अब देखिए राजपूत की अगर बात करें तो राजपूतों ने क्या किया कि 18वीं शताब्दी में जो है 18th सेंचुरी में जो है अपनी जो इनकी इंडिपेंडेंस थी उसको जो है पुनः करने का जो है इन्होंने जो है प्रयास किया। तो ऐसे ही देखिए एक राजपूत रूलर थे आपके अजीत सिंह। तो 1708 में क्या होता है कि जो मुगल जो रूलर हैं, मुगल शासक जो थे बहादुर शाह प्रथम, इनको जो है ये इतने मजबूर हो गए कि इनको जो है अजीत सिंह के अगेंस्ट जो है मार्च करना पड़ा, अपनी सेना जो है इनके अगेंस्ट जो है ले जानी पड़ी। और देखिए अजीत सिंह जो है राजपूत रूलर थे और इनके द्वारा जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर के साथ जो है एक गठबंधन जो उस दौरान जो बनाया गया था। लेकिन बाद में देखिए ये जो गठबंधन है ये टूट गया था और जो सिचुएशन थी वो मुगलों के द्वारा जो संभाली गई थी, खुद को जो है इस स्थिति से जो मुगलों ने जो है बचा लिया था। और देखिए एक समय ऐसा भी था कि राजपूतों का जो है दिल्ली के दक्षिण से लेकर पश्चिमी तक जो है फैले क्षेत्र पर जो है इनका जो है नियंत्रण था। तो काफी बड़ा जो है राजपूतों के अभी जो एक अंपायर था। और देखिए मैसूर, तो मैसूर के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हैदर अली और टीपू सुल्तान की ऐसी भी याद आ जाती है। देखिए 18वीं शताब्दी में एक और जो इम्पोर्टेंट जो स्टेट थी जो कि उभरी वो जो है मैसूर थी आपकी। तो 18वीं शताब्दी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला एक और महत्वपूर्ण राज्य जो है मैसूर था। तो ये जो देखिए इनकी जो टेरिटरी थी ये जो है लोकेटेड जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। तो जो पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर जो है इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र था ये लोकेटेड था और इसको जो है वुडियार जो डायनेस्टी थी ये जो रूल करती थी। और बहुत सारी जो पावर्स थी वो इस एरिया में, एक क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड थी इसमें रूल करने के लिए। इस कारण क्या हुआ कि ये जो एरिया है मैसूर वाला ये कॉन्स्टेंट बैटलफील्ड में जो है बदल गया था, नियंत्रण यहाँ नियंत्रण युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। यहाँ पर नियंत्रण जो होते रहते थे और अंत में क्या होता है कि जो मैसूर जो राज्य है ये हैदर अली के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन हैदर अली का देखिए रूल ऐसा नहीं है कि विदाउट ट्रबल रहा, इनको अंग्रेजों से भी लड़ाई करनी पड़ी और जो रीजनल जो पावर्स थी उनसे भी हैदर अली को सामना करना पड़ा, मराठा से उस दौरान। तो काफी ज्यादा जो है इनका जो कांस्टेंट लगातार युद्ध जो है इनका जो अंग्रेजों के साथ जो है होता रहा। और बाद में इनके बेटे टीपू सुल्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ, इनके भी लगातार युद्ध जो है अंग्रेजों के साथ होते रहे। केरला, तो केरला आपने ध्यान रखना, केरला को सेटअप किया गया था मर्तांडा वर्मा जी के द्वारा। तो मर्तांडा वर्मा जी के द्वारा जो है एक स्वतंत्र राज्य केरला जो है स्थापित किया गया था और त्रिवेंकोर जो है इसकी जो है राजधानी जो है बनाई गई थी। और इनके द्वारा जो है अपने राज्य की जो सीमाएं हैं ये कन्याकुमारी से कोचीन तक जो है फैला दी गई थी। और मर्तांडा वर्मा ने क्या किया, वेस्टर्न मॉडल के ऊपर पश्चिमी जो मॉडल था उसके ऊपर जो है अपनी सेना को जो है संगठित करने का जो इनके द्वारा जो है प्रयास किया गया था। और इनके लिए देखिए अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो है अलग अलग जो है इन्होंने जो है उपाय जो उस दोनों अपनाए थे। नेक्स्ट जाट, तो जाट्स क्या थे आपके? जनरली एग्रीकल्चरिस्ट थे, कृषक थे। तो ये जो एग्रीकल्चरिस्ट या कृषक, ये जाट सेटलर जो आपके दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के जो एरिया थे वहां पर ये रहते थे। तो इनके द्वारा जो है जो औरंगजेब की जो दमनकारी जो नीतियां थी उनके खिलाफ क्या किया गया था, एक विद्रोह किया गया था। और कुछ इनिशियल सेटबैक्स के बाद चूड़ामन और भादन सिंह जो सक्सीड हो गए सेटिंग ऑफ द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। तो आप ध्यान रखना, कुछ प्रारंभिक असफलताओं के बाद जो चूड़ामन और बदन सिंह जो थे ये भरतपुर में जो है एक स्वतंत्र जाट राज्य स्थापित करने में जो है सफल रहे थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना, भरतपुर जो एक स्वतंत्र जो जाट जो राज्य था इसके संस्थापक थे आपके चूड़ामन और भादन सिंह। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम है, इस तरह के नाम आजकल एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने खासकर रेड लाइन किए होते हैं वो आपने जरूर मेमोराइज कर लेने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण राजा थे आपके इनके सूरजमल। तो सूरजमल के अंडर क्या हुआ कि जाट की जो पावर थी वो अपनी जो है चरम पर पहुंच गई थी। तो एग्जामिनेशन कई बार इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये हिस्ट्री में सूरजमल नामक राजा के बारे में या रूलर के बारे में पता चलता है तो ये किससे संबंधित थे? तो ये जाट रूलर थे। इस तरह से आपको वहां पर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो आपने हर तरह से अपने आप को जो एग्जामिनेशन के लिए जो तैयार करना है। तो देखिए सूरजमल ने ना सिर्फ जो है आपके
एक एफिशिएंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एक जो है प्रशासन की एक कुशल प्रणाली को स्थापित किया। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो अपनी जो राज्य है, अपनी राज्य की जो सीमा है उसका जो काफी ज्यादा विस्तार जो इनके द्वारा जो किया गया था। और इनकी जो टेरिटरी थी, ये जो गंगा से होते हुए ईस्ट में चंबल तक, सॉरी, टेरिटरीज फ्रॉम गंगा और ईस्ट में चंबल तक ये जो है आपकी जो है फैली हुई थी। तो ईस्ट में जो है इनके गंगा थी, साउथ में चंबल तक इनकी टेरिटरी फैली गई थी, इंक्लूडिंग सुभाष, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़। तो देखिए राज्य में पूर्व में इनके गंगा से लेकर पूर्व में जो है गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तक इनका क्षेत्र जो फैला हुआ था, जिसमें आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ के सूबे शामिल थे। तो काफी बड़ा राज्य इनके द्वारा इस तरह स्थापित कर लिया गया था। अब देखिए सूर्यमल सबसे एफिशिएंट, सबसे योग्य इनके जो है रूलर थे। तो जब इनकी जो डेथ होती है 1763 में, तो ये काफी बड़ा सेटबैक इनको बचता है और राज्य को जो है गिरावट का सामना जो करना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, 1763 में सूर्यमल की जो डेथ हो गई थी। इसके बाद क्या होता है कि इनका जो राज्य है ये छोटे छोटे जो है जमींदारों द्वारा जो है विभाजित हो, जो छोटे छोटे जमींदारों द्वारा जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उसमें क्या हो जाता है, ये जो है आपका विभाजित हो जाता है। और ये छोटे छोटे जो राज्य बनते हैं ये मुख्य रूप से आपके लूट करके अपना जीवन जीविका यापन करते थे। तो ये भी थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं देखिए सिक्स। तो सिक्स की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया था सिक्स इंटू अ मिलिटेंट एक्ट इन डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टीज। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, अपने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को एक उग्रवादी संप्रदाय में बदल दिया था। एक मिलिटेंट जो मिलिटेंट जो सेक्ट है उसमें इन्होंने जो है सिख धर्म को बदल दिया था, उग्रवादी संप्रदाय बना दिया था, ताकि अपनी अपने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें। बाद में देखिए बंदा बहादुर जो है इनके द्वारा जो है 1708 में जो है सिखों का जो है नेतृत्व जो है संभाला गया था। तो बाद में देखिए बंदा बहादुर भी जो हार गए थे और ये भी आपके मारे गए थे। और नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के फलस्वरूप क्या हुआ आपका कि सिखों ने एक बार फिर अपना जो है अधिकार जो है जमा लिया था। तो देखिए इनका कंट्रोल खत्म हो गया, लेकिन बाद में जब इन्वेजन हुए नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली के ऊपर और मराठाओं के ऊपर, तो इनको एक दोबारा से मौका मिल गया कि अपने आप को इन्होंने अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को दोबारा से जो है उस मौके का फायदा उठाते हुए दोबारा से जमा लिया था। तो इस स्टेज में इन्होंने क्या किया, खुद को जो है 12 मिसलों या संगठनों में जो है, सॉरी संघों में जो है सिखों ने जो खुद को संगठित किया, जो कि राज्य के विभिन्न हिस्सों पर जो है क्या करते थे, नियंत्रण करते थे। और पंजाब में एक मजबूत जो है किंगडम स्थापित करने का जो श्रेय है ये रणजीत सिंह जी को जो है जाता है। रणजीत सिंह नाम देखना बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सिख हिस्ट्री में, भारत में जो सिखों की इतिहास है उससे रिलेटेड रणजीत सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नाम है। तो रणजीत सिंह जो है आपके जो है महान सिंह के जो है जो महान सिंह के जो है पुत्र थे ये। तो जो शुक्राचार्य जो मिसल थी, शुक्राचार्य जो मिसल थी उसके जो महान जो नेता थे महान सिंह, उनके पुत्र जो है आपके रणजीत सिंह थे। और देखिए रणजीत सिंह ने क्या किया था, रणजीत सिंह ने झेलम सतलुज से लेके आपके झेलम तक जो क्षेत्र जो फैला हुआ था उसको जो अपने अधीन जो है मिला दिया था। इनके द्वारा जो है देखिए लाहौर पर भी जो है विजय प्राप्त कर ली थी 1799 में, और 1802 में इनके द्वारा जो अमृतसर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, अमृतसर को भी अपने अधीन कर दिया था। बाद में देखिए एक अमृतसर की संधि इनकी जो है अंग्रेजों के साथ होती है 25 अप्रैल 1809 को। तो आपने ये डेट जो है रट लेनी है, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को जो है इनकी जो अंग्रेजों के साथ हुई, और इसमें रणजीत सिंह ने जो है जो शीश जो सतलुज जो एरिया था उसके ऊपर ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार किया। यानी कि जो शीश जो सतलुज जो एरिया था, यानी कि सतलुज के साउथ में जो एरिया था जो कि ऑन दी साइड ऑफ द ब्रिटिशर था, ब्रिटिशर्स की साइड में था, उस एरिया को इन्होंने एक्नोलेज कर लिया कि ये जो है ब्रिटिशर्स का, ये वो मान लिया कि मैं ये जो है ब्रिटिशर्स को इस एरिया का जो राइट दे देता हूँ। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण याद रखा। टीटी अमृतसर में ये हुआ था कि जो शीश सतलुज का जो एरिया था, यानी कि सतलुज के साउथ में या जो ऑन दी साइड ऑफ ब्रिटिशर्स जो सतलुज की जो साइड थी ब्रिटिश तरफ, उसमें जो एरिया था उसके ऊपर रणजीत सिंह ने जो है स्वीकार कर लिया था कि ये जो एरिया है इसके ऊपर जो ब्रिटिशर्स का अधिकार है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये संधि थी, तो इसको हम ध्यान रखना। और देखिए रणजीत सिंह की मृत्यु जो है आपकी 1839 में होती है, और इनके देखिए जो उत्तराधिकारी होते हैं ये सारे सारे अक्षम होते हैं। और बाद में क्या होता है कि जल्दी ही ब्रिटिशर्स के द्वारा 1846 में जो पंजाब के ऊपर जो अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया जाता है। तो आई मेक पार्ट 1840 से 1849। तो 1849 में जो है पंजाब को जो है ब्रिटिशर्स जो है पूरी तरह से जो अपने अंदर जो है मिला लेते हैं, और 29 मार्च 1849 को ब्रिटिशर्स के द्वारा पंजाब को एक अलग प्रांत के रूप में जो स्थापित कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मराठास की। तो संभवतः देखिए मोस्ट फॉर्मेटेबल, यानी कि जो दुर्जय था, तो ये अजय जो था जिसको हराया नहीं जा सकता था, जो प्रांत उस दौरान जो उभरा था, ये जो है मराठाओं का जो अंपायर था, ऐसा माना जाता था कि मराठाओं को हराया नहीं जा सकता है। और जो देखिए पेशवाज की जो
सक्षम जो नेतृत्व था उसमें क्या हुआ कि मराठाओं के द्वारा जो है मालवा और गुजरात में इनके द्वारा जो है मुगल सल्तनत को जो है इनके द्वारा जो है उखाड़ फेंका गया था और अपना इन्होंने जो है वहां पर जो शासन स्थापित किया था। तो ध्यान रखना इन्होंने शुरुआत कहां से की थी आपकी मालवा और गुजरात में जो मुगलों का उस दौरान अधिकार था उसको उन्होंने वहां से उखाड़ दिया और खुद का यहाँ पर जो है कंट्रोल अपना राज्य जो स्थापित किया। और देखिए एक इसमें ऐसा भी था कि इनके द्वारा जो है तो देखिए एक इसमें ऐसा भी आया कि इनके द्वारा जो है चीफ इन हिटर्स का दावा किया गया मुगल डोमिनियन का। तो एक इसमें क्या आया कि उन्होंने मुगल प्रभुत्व के मुख्य उत्तराधिकारी होने का जो है होने के अधिकार का जो दावा किया था। लेकिन इनके ये जो अधिकार थे इसको किसने चैलेंज किया था आपके अहमद अब्दाली को के द्वारा। और तीसरे जो पानीपत की युद्ध 1761 में इसमें अहमद अब्दाली अहमद दुरानी जो थे अफगानिस्तान के इनके द्वारा इनको जो है तीसरे पानीपत की युद्ध में जो हराया गया था। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन फिर भी ऐसा था कि मराठा ने क्या किया ये क्विकली जो है अपनी जो डिफीट थी उससे रिकवर हो गए। मराठा जल्द ही अपनी हार से जो है क्या हो गए थे उभर गए थे। और भारत में राजनीतिक वर्चस्व के संघर्ष में जो इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको जो है सबसे बड़ी चुनौती जो इनके द्वारा जो बाद में जो पेश की गई थी। नेक्स्ट है रोहिला खंड एंड फरुखाबाद। तो रोहिला खंड को एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो ये आप हिस्टोरिकल मैप एक इंडिया का देख सकते हैं। इसमें नॉर्थ में अगर आप देखेंगे नेपाल के साथ यहाँ पर उत्तराखंड कुमाऊं वाले रीजन में तराई वाले यहाँ पर बाउंड्री में लगता हुआ यहाँ पर आप रोहिला खंड जो है आप देख सकते हैं। देखिए हिस्टोरिकल मैप है इसमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी की गारंटी नहीं ली जा सकती है क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इनको बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्पज से ये जो है काफी सही मैप्स हैं। इनमें मतलब लोकेशन जो है काफी सही बताई गई होती है। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो रोहिला खंड या फरुखाबाद राज्य का आपने ध्यान में रखना। तो ये किस चीज का नतीजा था जो अफगान जो माइग्रेशन जो हुई थी भारत में उसका ये नतीजा था। तो देखिए रोहिला खंड जो राज्य है ये जो बंगश जो पठान है ये जो है भारत में अफगान प्रवास जो हुआ उसका ये परिणाम था। तो कौन से आए थे ये अफगान माइग्रेंट जो है भारत जो है आए थे। इनके परिणाम स्वरूप बंगश पठान और आपके जो रोहिला खंड वाले जो एरिया है ये जो है इस तरह से जो आपके जो है सेटअप हुए थे। तो देखिए बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल इमाइग्रेशन जो अफगान की जो है भारत में हुई थी मिड 18th सेंचुरी में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक जो उथल पुथल हुई टर्मोइल होती है आपकी उथल पुथल जो हुई अफगानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक जो उथल पुथल हुई उसके कारण क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के मध्य में मिड ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हुआ बड़े पैमाने पर अफगानों का भारत में जो है अप्रवासन हुआ। मतलब परमानेंटली ये सेटअप होने के लायक। इमाइग्रेशन का मतलब है कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटअप हो जाना। तो इसमें क्या हुआ कि अली मोहम्मद जो खान है उनके द्वारा जो है जो नदरी शाह का जो इन्वेजन था उसका जो है इन्होंने क्या किया एक फायदा उठाया। तो अली मोहम्मद खान ने नदरी शाह के आक्रमण के बाद उत्तर भारत में सत्ता के पतन का फायदा उठाते हुए एक छोटा राज्य रोहिलीखंड स्थापित किया। तो किसके द्वारा सेटअप किया गया था ये अली मोहम्मद खान के द्वारा। और किस चीज का फायदा उठाया गया था इनके द्वारा जो नदरी शाह के द्वारा जो हमला किया गया था उत्तरी भारत में उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने एक छोटे से किंगडम रोहिला खंड की जो स्थापना की थी। तो हमारा कंसेप्ट एक बहुत बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो रोहिला खंड है इस स्थापना किसने की थी अली मोहम्मद खान ने की थी। और देखिए ये जो किंगडम है ये 1721 से 1774 तक आपका जो है रहा। और बहुत ही महत्वपूर्ण इनके आप देखना नवाब जो आपके अली मोहम्मद खान है इनके द्वारा रोहिला डायनेस्टी या रोहिला जो वंश था इसकी स्थापना जो भारत में की गई थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया। तो 18वीं सदी के भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियां। तो देखिए 18th सेंचुरी इंडिया जो है फेल्ड था टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली एट एन एडुकेटेड पेस। तो देखिए 18वीं सदी का जो भारत था ये आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो है पर्याप्त गति से प्रगति करने में क्या रहा था असफल रहा था। इंडिया बिकम अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिकॉज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम लग्जरी जो यहाँ पर साइड बाई साइड जो है एग्जिस्ट करती थी। तो भारत क्या था विरोधाभासों का जो है देश बन गया था क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक विलासिता साथ साथ मौजूद रहती थी। यानी कि जो राजा जजवाड़े होते थे या जमींदार होते थे काफी लग्जरियस लाइफ जीते थे जबकि जो पीजेंट्स होते थे आम लोग जो होते थे ये एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो अपनी लाइफ जो है व्यतीत कर रहे थे। तो एक लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट बन चुका था एक विरोधाभासों का जो है देश बन चुका था। अलग अलग विरोधाभास यहाँ पर जो है उभर चुके थे। और कॉमन जो पॉपुलेस थी ये रिमेन इम्पोवर्स्ड बैकवर्ड एंड ऑपरेस्ड एंड लिव्ड एट द बेयर सब्सटेंस लेवल। तो जो आम जो जनता थी ये दरिद्र पिछड़ी और उत्पीड़ित रही और न्यूनतम निवास स्तर पर जो है जीवन व्यापत करती रही। सब्सटेंस होता है मतलब अपने जैसे सब्सटेंस अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सिर्फ अपने लायक यानी सिर्फ अपने जीवन व्यतीत करने लायक ही ये जो है लिवलीहुड जो कमा पाते थे। अमीर जो देखिए और शक्तिशाली जो है हो रहे थे और ये जो है विशालशीलता और विलासपूर्ण जीवन का जो आनंद लेते थे जो रिच जो थे। But it is worth nothing that the life of Indian masses was by
एंड लार्ज बेटर इन द 18th सेंचुरी देन इट वाज आफ्टर द 100 years ब्रिटिश रूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो ये भी ध्यान देने योग्य जो बात है कि 18वीं सदी में भारतीय जनता का जीवन ब्रिटिश शासन के 100 वर्षों के बाद की तुलना में काफी हद तक बेहतर था। यानी कि लगभग 100 सालों तक ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है हमारे ऊपर राज किया गया 1857 से 1947 तक, या बोल सकते हैं कि 1757 से 1947 तक लगभग 200 वर्षों का ये राज रहा। तो जब इन्होंने राज करना शुरू किया उसके 100 सालों बाद हमारी स्थिति और खराब होगी जो उससे पहले थी। यानी कि पहले हमारी स्थिति ठीक थी और ब्रिटिश शासन के 100 वर्षों के बाद वो काफी ज्यादा खराब होगी। यानी कि बहुत ज्यादा शोषण एक्सप्लॉयटेशन जो है अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने जो भारतीयों का किया था, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है देखिए तकनीकी रूप से जो क्या था पिछड़ा हुआ था, और किसानों की जो इसमें जो कड़ी मेहनत लगती थी थोड़ा सा हम ध्यान बना, लेकिन जो ये मेहनत करते थे उसके लिए जो है इनको जो है परिश्रम का फल कम ही मिलता था, काफी कम रेट में उनको मिलते थे। लेकिन कृषि ऊपर से क्या होता था, समाज के बाकी लोगों का जो है भरण पोषण जो होता था, लेकिन किसान का अपना प्रतिफल पूरी तरह से जो है अपर्याप्त रहता था। तो उन्हें राज्य जमींदारों जागीरदारों राज्य सब किसानों को अत्यधिक रकम देने के लिए जो मजबूर किया जाता था। और ब्रिटिश शासन के दौरान जो है किसानों की जो कंडीशन है ये और भी ज्यादा बदतर होगी। नोट सो इंपॉर्टेंट मेन पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए उस दौरान कंडीशंस कैसी थी एग्रीकल्चर की। तो सारी सारी जो है बैकग्राउंड है ये आगे की स्टडी का, ट्रेड एंड इंडस्ट्री उस दौरान कैसी थी। तो देखिए जो हमारी जो सेल्फ सफिशिएंट हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे वो उस दौरान पूरे वर्ल्ड में माने जाते थे। इंडिया डिड नॉट इंपोर्ट फॉरेन गुड्स ऑन लार्ज स्केल, और फॉरेन गुड्स हम ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट नहीं करते थे। तो हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद जो थे उत्पाद जो थे हमें आत्मनिर्भर होने के कारण जो भारत बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। और दूसरी ओर जो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे, हमारे जो कृषि उत्पाद थे या जो हमारे जो हस्तशिल्प थे, इनके द्वारा जो बनाए गए जो प्रोडक्ट थे ये विदेशी बाजारों में जो है अच्छी जो है डिमांड में थे। फॉरेन मार्केट्स में जो है इनकी जो है काफी ज्यादा जो है मांग थी। इसलिए जो इनका जो निर्यात है इनके आयात से अधिक नहीं था। यानी कि जो हम जो एक्सपोर्ट्स वो करते थे ये इंपोर्ट से जो हमारा कम था। यानी कि हम निर्यात ज्यादा करते थे और आयात कम करते थे। यानी कि अपनी कंट्री से प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में ज्यादा बेचते थे, जबकि फॉरेन कंट्री से हम कम ही सामान जो उस दौरान जो है खरीदते थे। इसके साथ साथ हम जो है सिल्वर और गोल्ड का जो है काफी ज्यादा हम जो है क्या करते थे, आयात करते थे। तो चांदी और सोने के आयात से व्यापार क्या रहता था, संतुलित रहता था। देखिए आज भी भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सोने की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। इंडिया में सोना चांदी के लोग जो है काफी ज्यादा जो है यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। शादी विवाह में इन चीजों का प्रयोग होता है। ज्वेलरीज में हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में काफी ज्यादा जो है सोने चांदी का जो प्रयोग किया जाता है। तो आज भी हम एक जो है सिंक और प्रेशियस मेटल्स के रूप में जाने जाते हैं। और उस दौरान भी 18वीं शताब्दी जो थी, 18वीं शताब्दी में भी भारत जो है सिंक और प्रेशियस मेटल्स के रूप में जाना जाता था। यानी कि बहुमूल्य धातुओं के भंडार के रूप में जो है रूप में जो जाना जाता है। यानी कि सिंक सिंक मतलब जो उस चीज को लेता है उस चीज के रूप में जाता था। यानी कि भारत जो है प्रीशियस मेटल्स को खरीदने के लिए जो और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस होती थी उसको खरीदने के रूप में जाना जाता था। आज भी हमारे यहाँ पर देखिए सोने की डिमांड है, लगातार जो सोने के रेट बढ़ रहे हैं। तो उस दौरान भी यही स्थिति थी। अब देखिए हम कौन कौन सी आइटम्स ऐसी थी जिनको हम आयात करते थे, यानी कि फॉरेन मार्केट से भारत के लिए हम खरीदते थे। तो उसमें पर्शियन गल्फ रीजन की अगर बात करें तो वहां से हम जो है आपकी मोती खरीदते थे, पर्ल जो है आपके मोती, फिर रॉ सिल्क यानी कि कच्चा रेशम हम खरीदते थे, फिर वुल हो गया यानी कि ऊन हम खरीदते थे। डेट्स डेट्स ये डेट वाली डेट नहीं, ये डेट्स इज खजूर, खजूर को जो है डेट बोलते हैं। उसके साथ ड्राइड फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे भी हम जो है खरीदते थे। इसके साथ रोज वाटर यानी कि गुलाब जल जो होता था, इनको जो हम जो इम्पोर्ट्स करते थे। पहले मैं आपको पर्शियन गुल्फ वाला रीजन बता देता हूँ। तो ये देखिए आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत है और ये अरबन सी है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पर जब देखिए हम भारत से जब पश्चिम तरफ जाते हैं यहाँ पर हमें गुल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है और ये पर्शियन गल्फ रीजन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ हॉर्मूज। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज आपने देखना ये ओमान की टेरिटरी है, हल्की सी जो यहाँ पर टेरिटरी दिखती है ये ओमान की है और ये आपका ईरान है। तो ओमान और ईरान के बीच में यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि पर्शियन गल्फ को गुल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करिए। ये रही ओमान, ओमान की कैपिटल मस्कट और यमन, यमन की कैपिटल साना। ओके, यहाँ पर गुल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर रेड सी है और स्टेट बल्लर मलदीव जो आपकी कनेक्ट करेगी रेड सी को गुल्फ ऑफ एडन से। दीजिबौती और यमन के बीच में स्टेट बल्लर मलदीव यहाँ पर रहेगी जहाँ मैं कर रहा हूँ। तो हम बात करें पर्शियन गुल्फ वाले रीजन की, तो पर्शियन गुल्फ वाले रीजन में देखिए कुवैत, ईरान, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान वगैरह ये रीजन आ जाते हैं। ईरान, इराक बीच में आ जाता है। तो ये पर्शियन गुल्फ वाला रीजन था। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात की गई है अरब से। तो अरब कंट्रीज भी यही कंट्रीज हैं आपकी, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक वगैरह। तो यहाँ से कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स और हनी काफी ज्यादा जो है डिमांड में रहती थी, भारत में इंपोर्ट की जाती थी। तो कॉफी, सोना और औषधीय और शहद जो है आते थे। और चीन से अगर हम बात करें तो टी, शुगर, पोर्कलेन और सिल्क चीन से आता है। तो चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम। तो पोर्कलेन जो है आपके जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको बोले जाता था पोर्कलेन। ओके, ये ध्यान थोड़ा रखना, चीनी के बर्तन को ही बोला जाता था।
उसके बाद अगर हम तिब्बत से अगर हम बात करें तो तिब्बत से गोल्ड हो गया आपका, सोना, फिर मस्क, कस्तूरी होगी, मस्क डियर आपने सुना होगा। मस्क का प्रयोग देखिए उस दौरान जो है आपके जो है जो परफ्यूम होती है, इत्र होती है, उसको बनाने के लिए किया जाता था। ये जनरली आपके मस्क डियर से जो प्रोड्यूस होता है, डियर से प्रोड्यूस होता है ये आपका, इधर थोड़ा ध्यान रखना आपने। इसके साथ अगर हम आपके अफ्रीका से बात करें, नेक्स्ट अफ्रीका से बात करें तो इवोरी, तो इवोरी क्या हो गया आपके हाथी के दांत। उसके साथ साथ ड्रग्स, कुछ एक औषधियां यहाँ से आती थी। और यूरोप से अगर हम बात करें तो वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े यहाँ से आते थे। कॉपर, तांबा, आयरन यानी कि लोहा, और लीड और पेपर यानी कि सीसा और कागज जो है हम यूरोप से जो इम्पोर्ट करते थे, आयात करते थे। नेक्स्ट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो देखिए निर्यात की जो वस्तुएं थी यानी कि जो भारत से दूसरे कंट्रीज को बेची जाती, निर्यात की जाती थी, उसमें थे कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र, टेक्सटाइल होता है हमारे वस्त्र, रॉ सिल्क, कच्चे रेशम, सिल्क फैब्रिक्स यानी कि रेशमी कपड़े, हार्डवेयर, फिर इंडिगो, इंडिगो नील होती थी, उसके बाद सॉल्ट पेटर, शीरा, शीरा, ओपियम, अफीम भी देखिए भारत से एक्सपोर्ट की जाती थी उस दौरान। राइस, चावल, व्हीट हो गया आपका, गेहूं, शुगर, चीनी, फिर पेपर, काली मिर्च, और अदर स्पाइसेस, अदर मसाले और पीसी स्टोन जो और कुछ एक औषधियां जो है बाहर से जो है निर्यात की जाती थी दूसरी कंट्रीज। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थे, कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र जो थे हमारे ढाका, तो ढाका जो प्रेजेंट डे कैपिटल है आपके बांग्लादेश की। फिर मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, बरोच, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकागोल, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुराई, और कश्मीर जो है देखिए वुलन मैन्युफैक्चरर्स का जो है एक सेंटर था, तो कश्मीर में जो है ऊनी विनिर्माण का जो है केंद्र था। बुल किसे निकाली जाती है आपकी, शिप से जो है निकाली जाती है। और देखिए शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री थी, जहाज निर्माण इंडस्ट्री, अभी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश रीजन और बंगाल वाले रीजन में जो काफी ज्यादा जो चल रही थी। और देखिए आपके जो जैमोरिन थे कोलकाता के, जिनके द्वारा जिनके कार्यकाल में जो है वास्को डी गामा भारत आए थे मई 1498 में, इनके द्वारा मुस्लिम कुंजाली मराकर्स को जो है, जो कि सी फेरिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते थे, अपनी नेवी के लिए इनको यूज किया जाता था। इसके साथ शिवाजी भोंसले नेवी जो है काफी गुड डिफेंस ऑन द वेस्ट अगेंस्ट पोर्तुगीज ने जो है पुट किया था। उसके बाद देखिए स्टेटस ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी का जो भारत था, यहाँ पर जो दी जाने वाली जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, ये देखिए काफी ज्यादा जो है ट्रेडिशनल थी, पारंपरिक हमारी जो है उस दौरान जो है शिक्षा थी, जो कि वेस्ट की जो रेपिड जो डेवलपमेंट वाली जो शिक्षा थी, तेजी से विकास हो रही जो शिक्षा थी पश्चिमी की, उसके साथ हमारी जो एजुकेशन है ये मेल नहीं खाती थी। और हमारे यहाँ पर देखिए ज्यादातर जो आपके साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन और तर्क तक ही हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी ये जो है सीमित थी। इसमें आपके जो है आपकी फिलोसफी, प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भूगोल का अध्ययन जो है शामिल नहीं था। तो ये चीजें जो है लॉजिक वगैरह वाली चीजें जो है स्टडी नहीं करवाई जाती थी, ये जो है इसमें एक्सक्लूड थे। तो स्टडी ऑन फिजिकल और नेचुरल साइंसेज जो थी, और टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी, ये हमारे यहाँ पर एक्सक्लूड थी। और एंशियंट लर्निंग के ऊपर जो प्राचीन जो विद्या है उसके ऊपर हमारी काफी ज्यादा जो है निर्भरता थी, जिसके कारण कोई भी जो है ओरिजिनल जो थॉट था ये जो डिस्करेज लोग थे, यानी कि कोई भी मौलिक विचार जो है अथोस्टाइज जो आपके हो गए थे। और सोसाइटल सेटअप की बात करें तो मैनी कास्ट मैनी सेक्ट थे, तो बहुत सारी हमारे यहाँ पर जातियां थी, बहुत सारे जो धर्म थे। तो 18वीं शताब्दी का देखिए जो हमारा जो समाज था ये काफी ज्यादा जो है ट्रेडिशनल आउटलुक का था, काफी ज्यादा पारंपरिक दृष्टिकोण का था। और यहाँ पर हमारा स्टैग्नेशन था, एक स्टैग्नेशन हमारे समाज में थी, ठहराव था हमारे समाज में, कोई विकास उस तरह नहीं हो रहा था सही ढंग का। और हमारा जो समाज है देखिए यहाँ पर देखिए फिर भी एक सर्टेन डिग्री ऑफ ब्रॉड कल्चर यूनिटी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती थी, लेकिन हालांकि कुछ हद तक क्या थी, व्यापक सांस्कृतिक एकता जो हमारे यहाँ पर मौजूद थी। फिर भी लोग देखिए आपके जाति, धर्म, क्षेत्र, जनजाति और भाषा के आधार पर विभाजित थे। बहुत सारी कास्ट, रीजन, ट्राइब्स और लैंग्वेज जो है हमारे भारत में 18वीं शताब्दी में थी। और हमारा जो समाज था जनरली पैट्रियार्कल था, यानी कि पुरुष प्रधान था, और जो चतुर्बन्ना जो सिस्टम था ये भी हमारे समाज में जो प्रिवेबल था। और जो कास्ट थी वो फर्दर बहुत सारी उपजातियों, सब कास्ट में जो ये जो डिवाइडेड थी। और देखिए इस्लाम धर्म में देखिए सोशल इक्वालिटी थी, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म में जो है वो जाति, नस्ल, जनजाति और स्थिति के आधार पर ये भी जो आपकी जो है विभाजित है। और सुन्नी और शिया में तो मुस्लिम आज भी जो है इस तरह से डिवाइडेड है। तो इस तरह से उस दौरान भी ये जो डिवाइडेशन थी। और अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो आज भी हमारा समाज देखिए काफी ज्यादा जातियों और सब कास्ट में डिवाइडेड है। और देखिए पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी की बात करें, समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो पैट्रियार्कल समाज था, महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे। कुछ एक क्षेत्र थे केरला के जहां पर पैट्रियार्की नहीं थी। और वुमेन के द्वारा देखिए बहुत कम जो है राइट्स जो एंजॉय किए जाते थे। और
पर्दा सती और चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होता है यानी कि एक ही बंदे के द्वारा बहुत ज्यादा शादियां कर लेने को जो हम पॉलीगैमी बोलते हैं, यानी कि बहुविवाह इसको बोल देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा शादियां करना। ये उस दौरान जो है एग्जिस्ट करती थी, जिसके कारण जो महिलाओं की जो प्रोग्रेस थी वो जो है बाधित होती थी। और देखिए गुलामी का खतरा यानी कि मिनेंस मिनेंस ऑफ स्लेवरी उस दौरान था। देखिए स्लेव्स क्या होते थे, ये दास होते थे, बंदी होते थे, यानी कि इनको खरीदा गया होता था। स्लेव ट्रेड चलता था, यानी कि बच्चों को जो है बेच दिया जाता था और उन्होंने क्या करना होता था, बिना पैसों की मजदूरी जो है खरीदने वाले को वहां पर जो करनी होती थी। तो 17वीं शताब्दी में आए जो यूरोपीय जो यात्री और प्रशासक थे, भारत में दासों के व्यापक प्रसार की जो है जो सूचना दी, यानी कि जो ट्रेवल जो भारत में आए थे 17वीं शताब्दी में, उन्होंने ये सूचना दी थी कि भारत में जो है दासों के व्यापक जो है प्रसार पर जो है व्यापार चलता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग आर्थिक संकट, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं और अत्यधिक गरीबी के कारण जो है अपनी संतानों को बेचने के लिए जो है उस दौरान जो मजदूर थे, तो अपनी जो है एक्सट्रीम का पॉवर्टी के कारण ही अपने जो है बच्चों को जो बेच देते थे। और अगर हम बात करें तो आमतौर पर क्या होता था, जो हायर कास्ट जो होती थी, जिसमें राजपूत होते थे, आपके खत्रीज होते थे और काश्यातस होते थे। तो उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, उच्च वर्ग महिलाओं को घरेलू काम के लिए गुलाम रखते थे। तो उच्च वर्ग के लोग क्या करते थे, महिलाओं को खरीद लेते थे और उनको क्या करते थे, अपने डोमेस्टिक वर्क घरेलू कार्य कराने के लिए जो उनको जो गुलाम रखते थे। लेकिन फिर भी जो स्टेटस जो था स्लेव्स का, दासों में जो है, दासों की जो स्थिति थी भारत में, ये यूरोप की तुलना में जो है बेहतर थी। इट इज बेटर देन इन दैट ऑफ यूरोप, यानी यूरोप में जो दासों की स्थिति थी वो खराब थी एज कम्पेयर टू उस दौरान हमारे भारत में जो दास थे, इनकी स्थिति अच्छी थी। और दासों को हमारे यहाँ पर जो है देखिए हेरिडिटरी सर्वेंट्स जो है कितने मिनिमल्स के नीचे था। और देखिए दासों को आमतौर पर जो है नौकरों के बजाय जो वंशानुगत नौकर के रूप में माना जाता था, भी इनका वंशानुगत ये कार्य है। और दासों को जो है शादियां करने का भी अधिकार था, और उनके उनसे जो संतान जो उत्पन्न होती थी, उनको देखिए एक फ्री सिटीजन कंसिडर किया जाता था। ऐसा नहीं कि उनको स्लेव भी माना जाता, वो कोई भी कार्य जो है कर सकते थे। और देखिए जैसे ही भारत में यूरोपियन का आगमन हुआ, तो इससे जो स्लेवरी जो दास प्रथा है और दासों का ट्रेड है, ये और ज्यादा जो है बढ़ गया। ठीक है, तो कई बार मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एडवांटेज रही यूरोपियन रूल की इंडिया में और क्या डिसएडवांटेज रही। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन तो इन्होंने की हमारी सोशल एक्सप्लॉइटेशन भी यूरोपियंस ने कई जगह की है। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा बंद की, लेकिन जो दास जो प्रथा थी, स्लेव ट्रेड था, ये इनके दौरान जो है बढ़ा था। इसके साथ साथ जो इंडेंजर्ड जो लेबर जो सिस्टम था, यानी कि लेबर की एक्सप्लॉइटेशन की जो इंडेंजर्ड लेबर था, एक कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करा लिया जाता था लेबर से, और उनको फॉरेन कंट्रीज में जो प्लांटेशन में जो है कार्य करने के लिए दिया जाता था, मॉरिशस वगैरह में या फिजी वगैरह में, ब्राजील में या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में। तो वो क्या था, वो भी हमारे लोगों का एक तरह क्या था, इन्होंने शोषण किया। उसके साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो थी इसके साथ साथ रेसिज्म काफी ज्यादा यूरोपियंस का था, व्हाइट सुपेरिटी इनकी थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इन्होंने की, फिर सोशल एक्सप्लॉइटेशन हमारी की। तो, हमारा जो ट्रेड था जो फ्लोरिश का था, उसमें हैवी टैक्सेशन लगा दिया, इंडिया को नेट एक्सपोर्टर से, निर्यातक से नेट इंपोर्टर बना दिया, आयातक बना दिया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे इनके, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो जब हम पूरे अगला चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि यूरोपियन रूल की क्या जो है भारत में उन्होंने क्या अच्छे कार्य किए और क्या उनके जो है डिसएडवांटेज थी, या क्या उनकी जो है क्रिटिसिज्म है भारत में रूल के, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो यूरोपियन जो ट्रेडिंग जो कंपनीज थी, व्यापारी जो कंपनी थी, इनके द्वारा जो है देखिए दासों की मार्केट होती थी आपकी बंगाल, असम और बिहार में। तो वहां से लार्ज स्केल पर इनको द्वारा जो दास जो खरीदे जाते थे, और इनको खरीद कर क्या क्या करते थे, अमेरिकी बाजार में जो है ले जाते थे, वहां पर इनको जो बेच देते थे। तो देखिए इंसानों का ट्रेड होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और यूरोपियन भी उस दौरान इसमें जो है शामिल थे। खुद को सभी कहने वाले भी हमारी एजुकेशन बहुत ये मानते थे कि हमारी वेस्टर्न एजुकेशन काफी फास्ट है, लेकिन फिर भी ये स्लेव ट्रेड में उस दौरान जो है सम्मिलित थे। और जो एब्सिनियन जो दास थे, ये सूरत, मद्रास और कलकत्ता में बेचे जाते थे। तो ध्यान रखना, दासों की खरीद फरोख्त के लिए बंगाल, असम, बिहार और इसके साथ साथ आपके सूरत, मद्रास और कोलकाता जो है इंपॉर्टेंट सेंटर थे। उसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। तो देखिए जैसे ही जो शाही जो मुगल हैं, इनका जो है आपका पतन हुआ, तो जो आपके टैलेंटेड जो पीपल थे, जो आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर में टैलेंटेड थे, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति थे, उनको अब देखिए न्यूली जो स्टेब्लिश जो कोर्ट थे, न्यूली जो स्थापित, नए जो स्थापित जो आपके जो है कोर्ट्स थे या दरबार थे या राज्य थे, जैसे हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर या मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर एक्सेट्रा, इनके राजाओं का इनको जो संरक्षण लेना पड़ा। तो लखनऊ में अगर हम बात करें, तो लखनऊ में अशाफुद्दौला के द्वारा बिल्ड किया गया था बड़ा इमामबाड़ा। देखिए रेड में मैंने जो चीज लिखी है महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लखनऊ में अशाफुद्दौला ने 1784 में बड़ा इमामबाड़ा जो है बनाया था। ठीक है, और 18वीं सदी में क्या हुआ, इस 18वीं सदी के फर्स्ट हाफ में, पहले पूर्वार्ध में क्या हुआ, स्वाई जय सिंह के द्वारा जो पिंक सिटी ऑफ जयपुर का जो निर्माण किया गया। तो आप ध्यान, पिंक सिटी ऑफ जयपुर
को बनाया गया था किसके द्वारा? आपके स्वाई जय सिंह के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो स्वाई जय सिंह इज एस्टेब्लिशर या बिल्डर ऑफ पिंक सिटी जयपुर। जयपुर कहां पर हमारे? राजस्थान में। और जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। इसके साथ साथ स्वाई जय सिंह ने जो है क्या किया? आपकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है स्वाई सिंह के द्वारा जो है लगाई गई थी। खगोलीय वेधशालाएं हिंदी में इनको बोलेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इनके द्वारा दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में इनके द्वारा जो स्थापित की गई थी। और स्वाई जय सिंह के ही द्वारा जो है आपका जो है खगोल विज्ञान के अध्ययन में लोगों की मदद करने के लिए मोहम्मद शाही नामक समय सारणी का एक सेट तैयार किया गया था। तो जिज मोहम्मद शाही नामक एक इनके द्वारा जो है टाइम टेबल समय सारणी जो है इनके द्वारा जो तैयार की गई थी। तो ध्यान रखना, स्वाई जय सिंह के द्वारा पिंक सिटी ऑफ जयपुर का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में इनके द्वारा स्थापित की गई है। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो है स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी के लिए, खगोल शास्त्रियों के लिए जो है अंतरिक्ष की जो है पढ़ाई करने के लिए जो है टाइम टेबल समय सारणी, जिसको इन्होंने जिज मोहम्मद शाही जो है नाम दिया था। तो जिज मोहम्मद शाही नामक इनके द्वारा समय सारणी जो तैयार की गई थी। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ लखनऊ में अशरफ उद्दौला के द्वारा बड़ा इमाम दारा जो 1784 में बिल्ड किया गया था। और देखिए एक डिस्टिंग जो फीचर है, एक जो विशिष्ट जो विशेषता है 18वीं शताब्दी के भारत की, कि हमारे यहाँ पर जो है 18वीं शताब्दी के साहित्य जीवन की एक विशिष्ट थी कि उर्दू भाषा और कविता का जो विकास होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज हुई थी। और मैं आपको बता दूं, उर्दू हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज भी है। जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो हमारे जो 8th जो शेड्यूल है उसमें 22 जो लैंग्वेजेस हैं, उसमें उर्दू भी एक लैंग्वेज। आपने थोड़ा सा मेमोराइज इसको कर लेना है। तो बहुत से हमारे जो है फेमस जो है उर्दू कवि थे, जिसमें आपके मीर सौदा नजीर, मिर्जा गालिब 19वीं शताब्दी के थे। ये जो है उर्दू कवियों का जो है काल था। इसके साथ कुछ एक जो है आपके दक्षिणी भारत में मलयालम साहित्य भी जो आपका जो उस दौरान क्या कर रहा था, आपका जो है फल फूल रहा था। और इसको जो है जो त्रैंबकौर के जो रूलर थे उनका जो संरक्षण जो है मिला हुआ था। तो कंचन नाम्बियार जो आपके मलयालम साहित्य के जो महत्वपूर्ण एक जो है कवि थे। इसके साथ आप जानना, हीर रांझा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीर रांझा आपने सुना भी होगा। तो पंजाबी साहित्य है आपका हीर रांझा, और एक रोमांटिक एपिक है। ये रोमांटिक एक महाकाव्य है पंजाबी साहित्य का हीर रांझा, जिसको किसके द्वारा कंपोज किया गया? वरिष्ठ शाह के द्वारा। ध्यान रखना आपने, हीर रांझा जो कि एक रोमांटिक एपिक है पंजाबी साहित्य का, इसको वरिष्ठ शाह के द्वारा जो कंपोज्ड किया गया है। वरिष्ठ शाह के द्वारा इसकी जो है रचना की गई है। तो हम जानना हीर रांझा वरिष्ठ शाह। ओके। और सिंधी लिटरेचर में आप जानना शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा जो है रिसालों को कंपोज किया गया, जो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये इसकी समाप्ति होगी। अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें चैप्टर 5 जो रहता है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो एक्चुअल जो इतिहास है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस चैप्टर से जो हमारा जो शुरू होगा। इससे पीछे एक पूरी रूपरेखा थी। यहाँ से भी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको जो है रेड बॉर्डर करके या अदर कलर में दर्शाए हुए हैं, उनको आप जरूर मेमोराइज कर लीजिए। और इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उनको आप रिवीजन कर लीजिए। और आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5 दैट इज एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और जो है सुदृढ़ीकरण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।